पिछले पार्ट 1 में हमने देखा वेडनेसडे असली जादूगर के घर की पास्ट के समय को देखती है, जहां एक छोटी सी लड़की और कुछ आउटकास्ट लोगों को जादूगर ने झूठे आरोपों में श्रापित साबित करके एक कमरे में कैद कर दिए थे। उसके बाद में वहां आग लगा दी गई थी। अब आगे की कहानी। जादूगर ने यह सभी को जंजीरों के जरिए बांध कर रखा था, सिवाय एक छोटी सी लड़की के। उसने पहले अपनी माँ की जंजीर को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। इसलिए अपनी माँ की सलाह पर वह वहां से बच निकलते हैं और वो अपने आंखों के सामने सब आउटकास्ट लोगों को जलकर मरते हुए देखती है। ठीक उसी वक्त अचानक वह लड़की वेडनेसडे के सामने आ खड़ी हुई। उसने वेडनेसडे से उन लोगों की मदद करने की गुहार लगाई और तभी वह जादूगर जंजीरों के साथ वहां आ पहुंचा। डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, यानी वर्तमान समय में, उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने उस लड़की को देखा और उससे बात भी की। शायद वह एडम्स परिवार की हो। वह ये बात बता रही थी कि तभी उसने जंजीरों के बीच उस राक्षस को देख लिया, इसलिए वह उस राक्षस के पीछे भागी। कुछ दूर जाने पर उसने गौर किया कि राक्षस के पैर इंसान के पैरों जैसे हो गए थे, यानी यह राक्षस कोई इंसान था जो राक्षस का रूप ले सकता था। अगले दिन सुबह उस जादूगर की मूर्ति को सम्मान के साथ वहां स्थापित किया गया, क्योंकि लोग उसे हीरो मानते थे। वहां वेडनेसडे को वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया। जब मूर्ति स्थापना का काम शुरू हुआ, तभी अचानक जंजीरों में आग लग गई, क्योंकि उसने पहले से ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल रखा था। आग देखकर सभी वहां से भागने लगे, लेकिन वेडनेसडे जंजीरों के बीच बैठकर वायलिन बजाती रही और खुश होती रही। इससे प्रिंसिपल को शक हुआ कि इसके पीछे वेडनेसडे का ही हाथ है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वह उसे कुछ नहीं कह सका। जब वेडनेसडे जादूगर के घर गई तो वहां उसने उस बूढ़े आदमी को देखा जिसे राक्षस ने मार डाला। मरने के समय उसकी कैमरे में राक्षस की तस्वीर कैद हो गई। जब पुलिस को खबर मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस मामले को जानने के लिए वेडनेसडे की सलाह पर अगले दिन उसका दोस्त मॉर्ग में गया और वहां कैमरे पर कुछ लगाया ताकि जादूगर की नजर न पड़े। फिर वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। असल में वह उस बूढ़े आदमी की लाश की खबर लेने आया था कि राक्षस ने उसे कैसे मारा। वहां उसने सारी जानकारी अपने पास रख ली। ठीक तभी वहां डॉक्टर आ गया। इससे बचने के लिए वह मॉर्ग के ठंडे बॉक्स में छिप गया, जहां लाशें रखी जाती थी। जब डॉक्टर ने बॉक्स खोला तो उसे कुछ दिखा और उसने जांच की। उसे लगा कि वहां एक लाश है, इसलिए उसने बॉक्स बंद कर दिया और चला गया। बाद में जब उसका दोस्त उसे निकालने आया तो उसने कहा कि उसे वहां अच्छा लग रहा है, इसलिए उसका दोस्त उसे परेशान नहीं करता। कुछ समय बाद जांच में वेडनेसडे ने पाया कि यह राक्षस उन लोगों को मारकर उनके शरीर के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा था। अगले दिन जब वह अकादमी में गई तो उसने जेवियर के गले पर एक कटा हुआ निशान देखा, जो राक्षस के निशान जैसा था। इससे उसे शक हुआ कि शायद जेवियर ही वह राक्षस है। अब हम देखते हैं कि जेवियर अकादमी से बाहर निकलता है। क्योंकि वेडनेसडे को उस पर शक था, वह उसके पीछे पीछे गई। वह जंगल में एक जगह पहुंची जहां जेवियर की गैर मौजूदगी में वह अंदर घुसी। वहां उसने ढेर सारी राक्षस की तस्वीरें देखी, जिससे वह हैरान रह गई। जब वह वहां से 2 तस्वीरें लेकर निकल रही थी, तभी जेवियर वहां आ गया और उससे सवाल किया कि वह वहां क्या कर रही है। वेडनेसडे ने उसे बहलाने के लिए कहा कि वह जेवियर से पूछने आई थी कि क्या वह आज रात की पार्टी में उसके साथ जाएगा। यह सुनते ही जेवियर सब भूलकर खुश हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे जेवियर की रखी उन राक्षस की तस्वीरों को पुलिस को दे देती है और उन्हें जेवियर के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि सिर्फ तस्वीरों के आधार पर वे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहाँ से निराश होकर वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च अपने दोस्त इग्विनी के सामने रखती है, ताकि वह किसी तरह उसकी मदद कर सके। उनमें से एक तस्वीर देखकर इग्विनी कहता है कि वह उस जगह को जानता है। फिर दोनों वहां जाते हैं। वह एक गुफा थी जहां ढेर सारी हड्डियां और हथकड़ियां थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ लोगों को बांध कर रखा जाता था और मार दिया जाता था। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें वहां राक्षस का एक नाखून मिला, जिसे वेडनेसडे ने अपने पास रख लिया। फिर वह जेवियर के पेंटिंग रूम में गई और डस्टबिन से खून से सना कपड़ा उठा लिया। जब वह वहां से जा रही थी,
तभी जेवियर वहां आ गया और उससे सवाल किया कि वह वहां क्यों आई। वेडनेसडे ने जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल किया कि उसके गले का यह निशान कैसे लगा और यह सारी तस्वीरें किसकी हैं। तब जेवियर ने बताया कि कुछ दिनों से वह इस राक्षस को सपने में देख रहा है, इसलिए उसने ये तस्वीरें बनाई। लेकिन एक दिन जब वह अपनी जादुई शक्ति पर काबू नहीं रख पाया तो यह राक्षस जीवित हो गया और उस पर हमला कर दिया। यहां जेवियर को एहसास हो गया था कि वेडनेसडे उस पर शक कर रही है और उसे राक्षस साबित करके पुलिस के हवाले करना चाहती है। इसलिए वह वेडनेसडे पर गुस्सा होकर चिल्लाता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। वेडनेसडे उस खून से सने कपड़े और नाखून को पुलिस को सौंप देती है और कहती है कि यह सबूत है, अगर इसे टेस्ट किया जाए तो साबित हो जाएगा कि जेवियर ही राक्षस है और उसे गिरफ्तार करने के लिए इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अब वेडनेसडे के पास पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि जेवियर से उसकी लड़ाई हो चुकी थी। इसलिए वह अपनी दोस्त से मिलती है और कहती है कि उनके पास डांस पार्टी में जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना वे डांस पार्टी छोड़कर गुफा में जाकर राक्षस की तलाश करें। इग्वीनी इस बात के लिए राजी हो जाता है। जब रात को वेडनेसडे तैयार होकर बाहर निकल रही थी, तभी उसने अपने दरवाजे के सामने टाइलर को देखा, जो डांस पार्टी के लिए तैयार होकर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि हट्टी ने वास्तव में टाइलर को डांस पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया था वेडनेसडे की ओर से। उसने यहाँ तक कि वेडनेसडे की पसंद का एक ड्रेस भी चुरा कर रख लिया था, ताकि वह उसे पहनकर टाइलर के साथ पार्टी में जा सके। जब वेडनेसडे ने देखा कि टाइलर बहुत खुश है, तो वह उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी और डांस पार्टी में जाने के लिए राजी हो गई। जब उसकी दोस्त वहां आई तो उसने उसे बताया कि वह अब डांस पार्टी में जा रही है। साथ ही उसने कहा कि वे कल गुफा में जाएंगे, लेकिन उसकी दोस्त कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अकेले ही गुफा में चली गई। उधर सभी पार्टी में मजे कर रहे थे, हर कोई अपने अपने साथी के साथ आया था। वहां जेवियर अपनी गर्लफ्रेंड बार्सले के साथ आया था, लेकिन जब उसने वेडनेसडे और टाइलर को एक साथ देखा तो उसे बहुत जलन होने लगी। हम समझ सकते हैं कि जेवियर को वास्तव में वेडनेसडे बहुत पसंद थी। जब वेडनेसडे डांस कर रही थी तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसका डांस बिल्कुल अजीब था। इधर उसकी दोस्त उस गुफा के पास पहुंच गई और राक्षस का इंतजार करने लगी। वहां राक्षस तो नहीं आया, लेकिन एक आदमी आया जिसने वहां आग लगा दी। इससे इग्वीनी बहुत हैरान हो गया। जेवियर को इतनी जलन हो रही थी कि उसने बार्सले से कहा कि वह अपनी लॉकेट खोलकर अपनी जलपरी को बुलाएगा, कि वह जादू से जेवियर को वेडनेसडे को भूलने में मदद करेगी। यह सुनकर बार्सले दुखी हो गई, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वह जलपरी बनकर जेवियर को मोहित कर चुकी है और अब किसी और को भुलाने के लिए वह जलपरी की मदद ले रहा है। खैर, अब बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। वहां एक टैंकर आया और उसने पंप में एक बड़ा पाइप लगाया। तभी अचानक वहां खून की बारिश शुरू हो गई, क्योंकि टैंकर में खून था। इससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन वेडनेसडे वहां रुकी रही, क्योंकि यह सब अच्छा लग रहा था। उसे पता था कि यह खून नहीं बल्कि रंग था। तभी उसे अचानक याद आया कि उसकी दोस्त अकेले जंगल में और शायद खतरे में है। अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त पर राक्षस ने हमला कर दिया था। सही समय पर वेडनेसडे ने उसे बचा लिया। राक्षस वेडनेसडे को देखकर वहां से भाग गया। वेडनेसडे अपनी दोस्त को इस हालत में घायल और बेहोश देखकर बहुत परेशान हो गई। तभी वहां उसका टीचर आ गया और उसकी दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेडनेसडे अपनी अकादमी में वापस लौटी। वहां वह अपने पिता के कथित अपराध के बारे में सोच रही थी और सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थी। इधर अकादमी के पेरेंट्स मीटिंग में सभी के माता पिता अपने बच्चों से मिलने आए। वहां प्रिंसिपल वेडनेसडे की दोस्त के बारे में बता रहा था। वह थोड़ा अस्वस्थ था, लेकिन जल्दी ठीक होकर वापस आएगा। लेकिन वेडनेसडे ने इग्वीनी को बताया कि यह झूठ है, वह अभी कोमा में है। तभी उनके माता पिता वहां आ गए और उनसे मिलने चले गए। वेडनेसडे ने अपने माता पिता से कहा कि जब से उन्होंने उसे यहाँ छोड़ा है, तब से उस पर कई तरह से हमले हो रहे हैं। यहाँ जेवियर और बार्सले दूर खड़े होकर
सभी के परिवारों को देख रहे थे क्योंकि उनके माता पिता अभी तक नहीं आए थे। यहाँ बार्सले को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वह अब जेवियर के साथ दोस्ती की ओर बढ़ गई थी। तभी अचानक वहां बार्सले की मां आ गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। वेडनेसडे के माता पिता प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने बताया कि वेडनेसडे बहुत अजीब तरीके से सबसे बात करती है, उन्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए उसके माता पिता उसे उस डॉक्टर के पास ले गए। वहां उसके पिता ने कुछ तस्वीरें देखकर सीधे सवाल किया कि लड़के का नाम गैरेट था, उसकी हत्या का इल्जाम उन पर क्यों लगाया गया, वह लड़का कौन था और उस दिन उसके साथ क्या हुआ। यहाँ वेडनेसडे की मां ने उसे कुछ न बताने का इशारा किया और वहां से चली गई। अब यहाँ से वेडनेसडे अपनी दोस्त को देखने गई, जहाँ हट्टी उसका ख्याल रख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कई साल पहले उस डॉक्टर ने गैरेट की मौत का गलत रिपोर्ट बनाया था और अब वह पछतावे में खुद को खत्म कर चुका था। इस वजह से गैरेट की मौत के लिए वेडनेसडे के पिता को पुलिस ने पकड़ लिया था। यह जानने के बाद वेडनेसडे सीधे अपने पिता से मिलने गई, जहां उसे पता चला कि स्कूल के दिनों में गैरेट उसकी मां से बहुत प्यार करता था। इसलिए वह वेडनेसडे के माता पिता को एक साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वेडनेसडे के पिता ने गलती से उसे मार डाला, लेकिन वेडनेसडे को यह सब झूठ लगा। इसलिए वह पुलिस के पास गई और कहा कि उसके पिता ने गैरेट को नहीं मारा, उसके पिता के खिलाफ साजिश हो रही है। यह सुनकर पुलिस ने कहा कि दुनिया उसकी बातों से नहीं चलेगी, उनके पास उसके पिता के खिलाफ सारे सबूत हैं। यह सुनकर वेडनेसडे ने कहा कि उसे लगता है यानी उसका पिता निर्दोष है। इधर वेडनेसडे अपनी मां के पास गई ताकि वह पूरी सच्चाई जान सके। इस मकसद से वे गुप्त लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां उसने अपनी मां से कहा कि उसे इस अकादमी में इसलिए भेजा गया था ताकि वह उनकी छाया बन सके। तब उसकी मां ने बताया कि यह सिर्फ एक अकादमी नहीं है, बल्कि पहले यहाँ एक समूह था जो उसके पिता के परिवार से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत उसके वंश की एक लड़की ने की थी जिसका नाम था गुडी एडम्स। यहाँ वेडनेसडे ने कहा कि उसके पिता ने गैरेट को नहीं मारा, तो फिर उसे किसने मारा। कब उसकी मां ने सच्चाई बताई कि जब वह वहां गई थी तो उसने देखा कि उसके पिता और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। उस समय गैरेट उसके पिता को पूरी तरह मार रहा था। तब उसकी मां ने तलवार उठा ली और जब गैरेट उसके पास आया तो तलवार के वार से वह मर गया, लेकिन उसके पिता ने उसे बचाने के लिए तलवार अपने हाथ में ले ली और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। यहाँ वेडनेस ने बताया कि उसे पता चला कि जब गैरेट मरा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई जहर खाता है। अब सच्चाई जानने का एक ही तरीका था और वह था गैरेट की कब्र खोदकर उसके शरीर का कोई हिस्सा लेना। अब वे गैरेट की कब्र खोदते हैं और वहां से वेडनेस ने एक उंगली ले लेती है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वेडनेस ने उस उंगली को छिपा लेती है और अगले दिन अपने माता पिता को बताती है कि गैरेट की मौत तलवार के वार से नहीं बल्कि जहर से हुई थी, क्योंकि जब वेडनेसडे ने उस उंगली को छुआ तो उसने अतीत की सारी घटनाएं देख ली। उसने देखा कि गैरेट के पिता ने उसे जहर दिया था ताकि वह अकादमी के लोगों को मार सके, लेकिन जब उनकी लड़ाई हुई तो वह जहर की बोतल उसकी जेब में टूट गई। इससे जहर उसके शरीर में चला गया और उसकी मौत हो गई। वेडनेसडे और उसकी मां जेल से छूटकर वहां के मेयर के पास जाती हैं और उसे गैरेट की मौत के बारे में सारी जानकारी देती हैं। यह जानने के बाद वेडनेसडे का पिता जेल से रिहा हो जाता है। इससे वेडनेसडे की मां और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब वेडनेसडे ने अपनी मां से कहा कि वह बहुत सारे विजन देख रही है। यह सुनकर उसकी मां ने बताया कि उनके परिवार के कई लोग बहुत सारे विजन देखते हैं, लेकिन अगर इसका कंट्रोल न हो तो इससे वह पागल हो सकती है। इसीलिए उनके परिवार के पुराने लोग सभी को सही रास्ता दिखाते हैं। यह सुनते ही वेडनेसडे ने कहा कि जैसे गुडी एडम्स, जो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी दिखती थी, यानी पहले उसके विजन में जो आया था वह गुडी एडम्स थी। यह सुनकर उसकी मां उसे सावधान करती है, क्योंकि गुडी एडम्स बदले की भावना से भरी थी और ऐसा करते हुए वह खुद भी खत्म हो गई थी। वेडनेसडे थोड़ा चिंतित हो जाती है
इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के माता पिता अपने बच्चों से मिलकर चले जाते हैं। यहाँ इग्वीनी अपनी माँ से कहती है कि वह चिंता न करे, जब उसे ठीक होना होगा तब वह ठीक हो जाएगी। इससे उसकी माँ को थोड़ी राहत मिलती है। इधर जाने से पहले वेडनेसडे की माँ उसे एक किताब देती है जो वास्तव में हर समय प्रिंसिपल के पास रहनी चाहिए। इसके बाद वेडनेसडे उस किताब को लेकर सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने राय को मारने वाले को ढूंढ लिया है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि एक राक्षस ने राय को मारा था और यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल है, क्योंकि वह खुद अपना रूप बदल सकता है। वेडनेसडे की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने राय को नहीं मारा बल्कि उसने अपनी शक्ति पर कंट्रोल खो दिया था। तभी अचानक उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। इसके बाद बाहर वे देखते हैं कि आग से किसी ने उनके लिए एक संदेश लिखा है। अगले दृश्य में हम वेडनेसडे को अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठे हुए देखते हैं। वहां गुडी से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां इग्वीनी आ जाती है और तभी उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसमें उन्हें गुफा में आने को कहा जाता है। इसके बाद दोनों एक साथ गुफा में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वेडनेसडे को महसूस होता है कि वहां कोई और भी है। वास्तव में वहां जेवियर और उसके दोस्त थे जो वेडनेसडे के जन्मदिन के मौके पर सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर रहे थे। वहां वेडनेसडे को एक लाइन दिखाई देती है जिसमें लिखा था कि जब मैं जन्म लूंगा तो आग की बारिश होगी। यहाँ जन्म अपने हाथ से छूते ही उसे एक विजन दिखता है। वहां गुडी एडम्स को देखती है। वहां उसे एक महल दिखाती है और कहती है कि अगर वह इस जादू के बारे में जानना चाहती है तो उसे उस महल में आना होगा। अगले दिन सुबह वेडनेसडे उस लाइन के पास खड़ी थी जहां आग से कुछ लिखा हुआ था। तभी जेवियर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि वह अभी भी सोच रहा था कि शायद जेवियर ही वह राक्षस है। इसके बाद वेडनेसडे अस्पताल में अपनी दोस्त के पास जाती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी, इसलिए वह उससे कोई बात नहीं कर पाती। फिर वह टायलर से मिलती है और उस महल के बारे में पूछती है, लेकिन टायलर कहता है कि वो नहीं जानता। इसके बाद वेडनेसडे उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे वही सवाल करती है। तभी उसकी नजर जेवियर की बनाई एक तस्वीर पर पड़ती है जो उसने पहले बनाई थी। जब इसने इस तस्वीर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने इसे सपने में देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जेवियर उस जगह के बारे में जानता था, इसलिए उसने उससे सही दिशा लेकर उस जगह पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पहले से मेयर मौजूद था। उसे पता चल गया था कि असली अपराधी कौन है। इसे जानने के लिए वह मेयर की गाड़ी में छिपकर बैठ गई, लेकिन जब वे शहर पहुंचे तभी मेयर का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वेडनेसडे हैरान रह गई। अब रात में वेडनेसडे, इग्वीनी और टायलर उस महल में जाते हैं और उन्हें लगता है कि वहां कोई था, क्योंकि वहां मोमबत्तियां गर्म थीं और कमरा भी साफ था। तभी वहां वह राक्षस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वे वहां छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि राक्षस ने जिन लोगों को मारा था उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वहां रखा हुआ है। वेडनेसडे इग्वीनी को राक्षस के हाथों से बचाने के लिए उसे वहां से ले जाती है। इसके बाद वे सब टायलर के घर जाते हैं। वहां टायलर का पिता होता है। वेडनेसडे उसे सब कुछ दिखाने के लिए वहां ले जाती है, लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस वजह से टायलर का पिता बहुत गुस्सा हो जाता है और वेडनेसडे को कहता है कि वह फिर कभी उसके घर ना आए। इधर अकादमी से बाहर जाने की वजह से प्रिंसिपल उस पर बहुत गुस्सा हो गया था। वहां वेडनेसडे ने प्रिंसिपल को बताया कि वह सच्चाई ढूंढने गई थी, इसलिए वह माफी नहीं मांगेगी। साथ ही उसने प्रिंसिपल को वह तस्वीर दिखाकर कहा कि यही उसने जादू किया था और जो लड़की है वह वेडनेसडे खुद है। उस दिन उसे मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि उसे लगता था कि वेडनेसडे सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन असली खतरनाक हत्यारा कोई और है और वह इस हत्यारे से अकादमी के सभी लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए उसे यह मौका देना चाहिए। प्रिंसिपल उसे कहता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो वह देखती है कि इग्वीनी अपना बैग पैक करके जा रही है, क्योंकि वेडनेसडे की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। इससे वेडनेसडे बहुत अकेली महसूस करती है। वह कमरे के एक कोने में बैठकर उस बॉक्स को देख रही थी जो उसने जादू महल से चुराया था
उस बॉक्स के नीचे उसे अपनी कई तस्वीरें मिलती हैं। इन्हें देखकर वह खुद से कहने लगती है कि एडम्स परिवार जादू, राक्षस और वह किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। जब मेयर को यह बात पता चली थी तो किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया था, लेकिन वेडनेसडे ने ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेगी। चाहे जो हो वह उसे ढूंढ निकालेगी। अब मेयर के दफन के समय वेडनेसडे को लगता है कि निश्चित रूप से वह अपराधी यहां मौजूद है। तभी उसने जंगल में देखा कि कोई है। वह उसका पीछा करती है और जंगल के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है। यहाँ उसका अंकल बताता है कि उस पर हत्या का इल्जाम है, इसलिए वह कुछ दिन यहाँ छिप कर रह रहा है। वेडनेसडे उसको एक केबिन में छिपा देती है और राक्षस की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानता है। तब उसका अंकल बताता है कि इसके बारे में जानने के लिए उसे गुप्त लाइब्रेरी में जाना होगा। वहां एक लॉकर में एक डायरी है जिसमें राक्षस की सारी जानकारी लिखी है। दोस्तों, सीजन 1 का तीसरा भाग जल्द ही आने वाला है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं।